नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के नए अंदाज की, अजय राय के दावे से बीजेपी में मची खबराहट की, बात करेंगे एमपी को लेकर दिग्विजय सिंह के बड़े दावे की, महाराष्ट्र में बदले सियासी समीकरण की, जानेंगे क्या है वल्गर पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर, और बुलेटिन में आखिर में बात करेंगे देश में बढ़ती बेरोजगारी की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा साबित हुआ कि उड़ान स्कीम सिर्फ जुमला। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में सुनवाई टली, 26 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस का G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्र पर निशाना, जयराम रमेश का बयान, आडवाणी ने कहा था पीएम मोदी है इवेंट मैनेजर, G20 को सरकार बना रही है इवेंट। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी जी बोल रहे थे तो सबको नींद आ रही थी। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने आज लद्दाख के पैंगोंग झील के पास बाइक राइडिंग करते नजर आए। उन्होंने हेलमेट पहनकर लद्दाख की वादियों में बाइक दौड़ाई। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं 2 सितंबर को भी राहुल रायपुर दौरे पर हैं, जहां वो युवाओं के साथ सम्मेलन करेंगे। तो कैसे 2024 के लिए राहुल गांधी युवाओं पर लगा रही हैं निशाना, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी अभी लद्दाख दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। इस दौरान वो आज बाइकर्स के साथ बाइक चलाते दिखे। राहुल गांधी ने प्रोफेशनल बाइकर्स की तरह ड्रेस और हेलमेट पहना और लद्दाख की वादियों में बाइक दौड़ाई। राहुल गांधी के साथ दूसरे बाइकर्स भी ट्रैक पर बाइक दौड़ाते नजर आए। वो सफेद रंग का हेलमेट पहनकर रेसिंग बाइक चला रहे थे। उन्होंने पैंगोंग झील के रास्ते में बाइक की सवारी की और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। राहुल ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, पैंगोंग झील के रास्ते में हूँ, जिसके बारे में मेरे पिता कहा करते थे कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इससे पहले लेह में ही राहुल गांधी ने युवाओं से मुलाकात की और उनसे देश की आजादी को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी संस्थाओं को आरएसएस चला रही है। लद्दाख दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने लेह में एक फुटबॉल मैच भी देखा और लोगों से बातचीत की। पार्टी नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। राहुल गांधी के बाइकर्स वाले अवतार को देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोग सोशल मीडिया पर उनके इस अवतार को काफी पसंद कर रहे हैं। युवाओं में राहुल गांधी को लेकर ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है। वहीं 2 सितंबर को राहुल गांधी बैठक के लिए रायपुर भी जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की माने तो राहुल यहां भी युवाओं के साथ सम्मेलन करने वाले हैं, जहां राहुल गांधी युवाओं के साथ संवाद करेंगे। 2024 से पहले राहुल गांधी लगातार देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान वो खास तौर से युवाओं से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, क्योंकि देश में बड़ी आबादी युवाओं की है और अगर युवा राहुल गांधी के साथ जुड़ते हैं तो 2024 में कांग्रेस के वोट शेयर के साथ साथ उसकी लोकसभा सीटों में इजाफा होना पक्का है। राहुल गांधी का अंदाज देश को पसंद आ रहा है, लेकिन इससे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। खासतौर पर जब से राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने की बात सामने आई है, तभी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रही हैं। और अब कांग्रेस नेता ने अमेठी को लेकर बड़ा दावा किया है, देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या स्मृति ईरानी का फिर से अमेठी से सांसद बनने का सपना अधूरा रह जाएगा? क्या राहुल के डर से अमेठी से मैदान छोड़ देंगी स्मृति ईरानी? अगर बीजेपी ने उन्हें फिर से चुनाव लड़वाया तो क्या अमेठी से स्मृति की जमानत हो जाएगी जब्त? ये तमाम सवाल कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के ताजा बयान से उठे हैं। अल्वी ने एक चर्चा में सवाल उठाया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इस खबर को आए 24 घंटे हो गए, फिर भी स्मृति ईरानी ने कोई जवाब नहीं दिया। कहाँ है स्मृति ईरानी? अल्वी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को स्मृति को अमेठी से ही चुनाव लड़वाना चाहिए, क्योंकि वो एमपी और मंत्री हैं, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर जमानत जब्त हो जाएगी। वहीं अल्वी ने ये भी कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं, तो पीएम मोदी गुजरात चले जाएंगे। राशिद अल्वी पूछ रहे हैं कि स्मृति ईरानी कहाँ हैं, और ये सवाल जायज है, क्योंकि स्मृति ईरानी बात बात पर राहुल गांधी पर तंज कसती है, लेकिन इतनी बड़ी खबर पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी G20 से जुड़ी पोस्ट है। मोदी और शाह की पोस्ट को ईरानी ने रिपोस्ट किया है, मगर राहुल गांधी या अमेठी के बारे में एक शब्द वहां नहीं है। इसी से पता चलता है कि स्मृति ने अमेठी छोड़ने का मन बना लिया है।
अमेठी में इस बार राहुल के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। परेशानी बीजेपी को ही होती दिख रही है और सिर्फ अमेठी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये दिखाई दे रहा है। और ये परेशानी उन राज्यों में सबसे ज्यादा है जहां सरकार बीजेपी की है और चुनाव सामने है। मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले डर का माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। तो क्या कहा है दिग्विजय ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सांप्रदायिक टकराव का खेल खेल सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नवंबर में वोटिंग होना तय माना जा रहा है और इससे पहले ही मध्य प्रदेश में सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा के नूह की तरह ही मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सांप्रदायिक टकराव करवाना चाहती है। शिवराज सरकार ने प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय पर जिस तरह से अन्याय अत्याचार किए हैं वैसा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मुझे जानकारी मिल रही है कि जैसे नूह में कराया गया वैसे ही मध्य प्रदेश में करवाने की इनकी योजना है। बीजेपी को दिखाई दे रहा है कि उनके खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है और वो सांप्रदायिक तनाव पैदा कर चुनाव जीत सकती है। दिग्विजय के बयान से साफ है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि बीजेपी की सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय गुप्ता और शशांक शेखर पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुफ्त में कानूनी लड़ाई लड़ने की ड्यूटी लगाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अजय गुप्ता और शशांक शेखर पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुफ्त में कानूनी लड़ाई लड़ने की ड्यूटी लगाई है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने बिना नाम लिए सिंधिया पर भी तंज कसा। दिग्विजय ने कहा कि इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और अब की 12 में कोई छोड़कर भी नहीं जाएगा। दिग्विजय सिंह का दावा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, जिसे वो गिरा भी नहीं पाएंगे, जैसा खेल महाराष्ट्र में वो कर चुकी हैं। लेकिन महाराष्ट्र में खेल अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि अभी भी ये खेल चल रहा है। 1 साल में ही शिंदे की कुर्सी पर संकट आ गया है। सितंबर में उनकी कुर्सी जा सकती है। तो कैसे संकट में फंसे हैं शिंदे, देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब महाराष्ट्र की सियासत में भी क्या कुछ चल रहा है इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। एक तरफ सत्ता पक्ष अगले चुनाव में भी सरकार बनने का दावा कर रहा है तो वहीं विपक्ष सीएम बदलने की बात कह रहा है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय वट्टेतीवार ने सितंबर महीने में सीएम बदले जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि देखिए महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी क्योंकि सबको सत्ता की भूख है। जल्दी यहाँ सीएम की कुर्सी उनके हाथ से जाने वाली है। दरअसल वट्टेतीवार बीते कई दिनों से सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार के मुखिया और डिप्टी सीएम के बीच संबंध सही नहीं होने का इशारा भी किया है। उन्होंने कहा कि सीएम जब डिप्टी सीएम को साथ में खाना खाने के लिए बुलाते हैं तो वो लोग उनके पास नहीं जाते हैं, जिससे साबित होता है कि महाराष्ट्र में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। वहीं विपक्ष के इस दावे के बीच बीजेपी अब भी एकता की ताल ठोक रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनसीपी के अजीत दादा से उनके संबंध राजनीतिक हैं, तो वहीं शिवसेना प्रमुख और राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे से उनके रिश्ते भावनात्मक हैं और उनको पद से हटाने का सवाल ही नहीं उठता है। अब भले ही सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष का दावा अलग अलग हो, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है। सितंबर में शिंदे सरकार का गेम ओवर हो जाएगा क्योंकि अब बीजेपी के पास अजीत पवार आ गए हैं। अजीत पवार जिनको लेकर कुछ दिनों पहले तो बीजेपी के नेता बड़े बड़े दावे करते थे, उनके काम के नहीं बल्कि घोटाले के ईडी के टारगेट पर थे। लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर वो साफ हो गए हैं और अब इसे लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बड़ी बात कह दी है। पीएम मोदी ने 27 जून को भोपाल में एनसीपी मुखिया शरद पवार के परिवार पर निशाना साधा था। महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ के घोटाले का हिसाब मांग रहे थे। 5 दिन बाद ही 2 जुलाई को शरद पवार का भतीजा अजीत पवार अपने साथ पार्टी के तमाम विधायकों को लेकर एनडीए में आ गया। अजीत पवार को एनडीए की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया। उनके साथ आए 8 विधायकों को मंत्री पद दिया गया। मंत्री बने कुछ लोग जमानत पर चल रहे हैं तो कई ईडी की जांच में फंसे हैं।
विपक्ष ने आरोप लगाया कि अब ये सब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे और बेदाग हो जाएंगे। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी तमाम नेता जो ईडी की जांच में फंसे थे, बीजेपी में आते ही बेदाग हो गए। और जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी ही सरकार को घेर लिया। गडकरी ने कहा कि राजनीति में चुनाव जीतना ही महत्वपूर्ण हो गया है, जो जीतता है वही सिकंदर होता है। बाद में उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी का साबुन इको फ्रेंडली है, यानी जो लोग बीजेपी में आते हैं उनके दाग धुल जाते हैं। यानी एक तरह से गडकरी ने विपक्ष के आरोपों पर ही मोहर लगा दी है। विपक्ष के मुताबिक बीजेपी वैसे तो विरोधी दलों के नेताओं पर करप्शन का आरोप लगाती है, लेकिन जैसे ही वो नेता इनके दल में शामिल होता है या फिर इनके साथ हाथ मिलाता है, पाक साफ हो जाता है। राजनीति के दाग धोने के लिए बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन भी है और इको फ्रेंडली साबुन भी, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा तो कोई साबुन काम नहीं आएगा। दरअसल सोशल मीडिया पर वल्गर पोस्ट करना, अपने अपराधों पर पर्दा डालने के लिए माफी मांगने का चलन बढ़ गया है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक पोस्ट को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई में जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा, सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वालों को सजा मिलनी जरूरी है। ऐसे में लोग माफी मांगकर आपराधिक कार्रवाई से बच नहीं सकते हैं, उन्हें अपने किए का नतीजा भुगतना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को इसके प्रभाव और पहुंच के बारे में सावधान रहने की हिदायत देते हुए अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व विधायक SV शेखर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि अभिनेता ने 2018 में महिला पत्रकारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों वाली एक फेसबुक पोस्ट साझा की थी। इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 2018 का है, जहां एक महिला पत्रकार ने तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसे SV शेखर ने शेयर करते हुए अपनी राय दी थी। उनके इस पोस्ट के बाद काफी विवाद हुआ था। DMK ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। हालांकि शेखर ने बाद में माफी मांगी थी और पोस्ट भी डिलीट कर दिया था, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंच ही गया। सुप्रीम कोर्ट की इस जरूरी खबर के बाद देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। एक और सेल्फी का मौका आ गया। PM बहुत खुश हैं कि जनधन खातेदार अब 50 करोड़ हो गए हैं। ये बात अलग है कि जिनका खाता है शायद उसके बारे में उन्हें भी पता नहीं है। उसमें कितना पैसा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना ED का छापा पड़ सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं देश में बढ़ती बेरोजगारी की। 2014 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार रोजगार देने के मामले में बुरी तरह से फेल साबित हुई है। रोजगार देने की जगह इसमें कटौती ही हुई है। कई सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र को सौंप दिए गए हैं और जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। तो रोजगार को लेकर क्या है ये रिपोर्ट, देखिए। देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आज के युवा सबसे ज्यादा परेशान है। युवाओं का मानना है कि आज के वक्त में उनके लिए सबसे बड़ी समस्या पढ़ाई के बाद नौकरी तलाशना है। पहले की तुलना में आज नौकरी खोजना बहुत मुश्किल हो गया है। एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि देश के 15 से 34 साल के 36% युवा बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, जबकि 16% गरीबी और 13% महंगाई को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। इसी महीने की शुरुआत में जारी लोक नीति
CSTS की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में भाग लेने वाले 6% युवाओं ने भ्रष्टाचार को देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना, जबकि 4% ने शिक्षा और बढ़ती जनसंख्या को चुनौती करार दिया। साल 2016 में हुए ऐसे ही एक सर्वे के मुकाबले अब बेरोजगारी को बड़ी समस्या मानने वाले युवाओं की संख्या में 18% बढ़ोतरी हुई है, जबकि महंगाई को सबसे बड़ी समस्या मानने वाले युवाओं की संख्या में भी 7% इजाफा हुआ है। बता दें, सर्वे में शामिल युवाओं से जब पूछा गया कि अगर उन्हें सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या खुद के बिजनेस में से चुनना हो तो वो किसे चुनेंगे, जिसके बाद 5 में से 3 युवाओं ने सरकारी नौकरी को प्राथमिकता बताया, वहीं 4 में से 1 ने खुद के रोजगार को। साल 2007 के इसी तरह के सर्वे में 16% युवाओं ने खुद के बिजनेस को प्राथमिकता दी थी और अब युवाओं की संख्या 27% हो गई है, यानी कि 11% बढ़ गई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।